हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। आज है लेक्चर नंबर 12। सो लेक्चर नंबर 12 टॉपिक है अपना आज का माइक्रो बॉडीज एंड राइबोसोम्स, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, स्पेरियोसोम के बारे में डिस्कस किया था, याद रखना है। स्पेरियोसोम्स आर आल्सो माइक्रो बॉडीज, राइट। अब माइक्रो बॉडीज होते क्या हैं डिस्कस कर लेते हैं। दे आर स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि माइक्रो बॉडीज जो है, चाहे वो स्पेरियोसोम्स हो, राइट, या फिर ग्लाइऑक्सीसोम्स हो, पेरोक्सीसोम्स हो, सभी जो है दे आर व्हाट सिंगल मेम्ब्रेनस। उनका काम क्या है? दे एब्जॉर्ब द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन अदर देन दोज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, राइट। सो ऑक्सीडेशन का इनका काम होता है, जाहिर सी बात है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो माइक्रोबॉडीज जो हम पढ़ने वाले वो है पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स याद रखना है, इसका काम है पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस करना, राइट। ग्लाइऑक्सीसोम का काम क्या है? यहाँ पर ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल या पाथवे को शुरू करना, उसको रन करवाना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पेरोक्सीसोम्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया, दे कंटेन एंजाइम फॉर पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस। सो इनका जो मैट्रिक्स होगा पेरोक्सीसोम्स का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम्स जो कहां हेल्प करेंगे? पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस में। पेरोक्साइड मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Peroxisomes are found in both plant as well as in the animal cells, and they have a very close association, generally in a close association with ER, endoplasmic reticulum, mitochondria and chloroplast. Chloroplast में स्टूडेंट इनका काम है फोटो रेस्पिरेशन का, राइट। और यहाँ पर बताया गया है इट इज इन अ क्लोज एसोसिएशन विथ ER बिकॉज कहा जाता है कि ER जो है वहीं से पेरोक्सीसोम्स ओरिजिन हुए हैं। उनका जो फॉर्मेशन है वो कहां से हुआ है? ER से, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है, यहाँ पर इनका काम क्या है? बेसिकली टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, राइट। अभी हमने देखा ना पेरोक्सीसोम्स कहाँ हेल्प कर रहा है? ऑक्सीडेशन, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसका एसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स। ये भी याद रखना है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है पेरोक्सीन्स, राइट। ये प्रोटीन उसके मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द पेरोक्सीसोम्स, इसीलिए इसको नाम है पेरोक्सीन्स। फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल फ्रॉम साइटोसोल एंड ER। साइटोसोल नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, राइट। पेरोक्सीसोम्स अकर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमने देखा अभी पिछले स्लाइड में। पेरोक्सीसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अकरेंस के बारे में देख लेते हैं। दे आर क्वाइट अबंडेंट इन द लिवर एंड किडनी सेल्स, राइट। लिवर सेल में क्यों ज्यादा पाया जाएगा वो भी हम अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये याद रखना है कि पेरोक्सीसोम्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द लिवर एंड द किडनी सेल्स, राइट। अब फोटोसिंथेटिक सेल में हैव 70 to 100 पेरोक्सीसोम्स। तो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के साथ इसका क्लोज एसोसिएशन है, राइट। क्यों है? तो ये याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक सेल मतलब क्या? ऐसे सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, राइट। सो जहां क्लोरोप्लास्ट है वहां पर भी बहुत ज्यादा पेरोक्सीसोम्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसे सेल्स में जहां क्लोरोप्लास्ट है वहां पर आपको पेरोक्सीसोम्स भी ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन करता है पेरोक्सीसोम्स, राइट। फोटोसिंथेटिक सेल्स का नाम क्या है? मीजोफिल सेल, याद रखना है। फोटोसिंथेटिक सेल आर मीजोफिल सेल्स। जैसे मैंने बताया, पेरोक्सीसोम्स आर believed to develop from endoplasmic reticulum with a variable size. Diameter is approximately 0.5 to 1 micrometers and shape, right. Variable shape and size होगा इनका, ये लाइन में कहा गया है। अभी इनका मैट्रिक्स होगा, जाहिर सी बात है, एक सिंगल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मैट्रिक्स है, राइट। मैट्रिक्स में या फिर ग्राउंड बोल सकते हो, एक
मैट्रिक्स which may be granular. उनका जो मैट्रिक्स है it can be granular. Particles present हो सकते हैं छोटे छोटे. In some cases the matrix has a central dense crystalline or fibrous core which is called nucleoid. इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोइड. अब कौन से एंजाइम्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं? किसके मैट्रिक्स में? पेरोक्सीसोम्स के. आइए देख लेते हैं. The peroxisomes contain one or more peroxide producing enzymes. एक के एक से ज्यादा पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम है, राइट. पेरोक्सीसोम्स का काम क्या है? पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस. सो यहाँ पर उसको डिग्रेड करने के लिए, पेरोक्साइड को डिग्रेड करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए एक से ज्यादा एंजाइम्स हैं, जैसे कि यूरिएट ऑक्सीडेज है जो कि यूरिएट प्रोड्यूस करेगा, जिसको एक और नाम है यूरिकेस. डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज. तो ये ऑक्सीडेशन का ही काम कर रहे हैं, राइट. ये सब क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन. अब जाहिर सी बात है, these enzymes produces H2O2, राइट. इनका काम ही था कि क्या करना? पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस करना, राइट. सो यहाँ पर ये यही कर रहे हैं, H2O2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं. Peroxisomes also contain peroxide destroying enzymes. अब एक बार पेरोक्साइड बन गया तो उसको क्या करेंगे? ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं with the help of the enzyme catalase. Catalase is the enzyme which will destroy the peroxide, right, for metabolizing hydrogen peroxide, right. So यहाँ पर यही दी हुई है बात. फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? देख लेते हैं. एनिमल सेल में क्या फंक्शन है और प्लांट सेल में क्या फंक्शन है, राइट. पेरोक्सीसोम्स इन एनिमल सेल्स टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन, राइट, of a number of biochemicals including extra amino acid, alcohol and toxins. तो एनिमल सेल में क्या करेंगे? ये जो हार्मफुल या फिर जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल को जरूरत नहीं है, उनको ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करके निकालेंगे, राइट. अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है. About 50% of the alcohol consumed by the person is detoxified by peroxisomes inside the liver cells. So अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि लिवर सेल जो है उसमें अबंडेंट पेरोक्सीसोम्स होता है, तो राइट. सो याद रखना है क्यों? बिकॉज ये जो पेरोक्सीसोम्स है ये क्या करता है? अल्कोहल को क्या करता है? डिटॉक्सिफाइड करता है, राइट. सो अल्कोहल जो है, जो भी पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? पेरोक्सीसोम्स. प्लांट सेल में क्या काम है? प्लांट पेरोक्सीसोम्स found in the only photosynthetic cells. Mesophyll cells are called photosynthetic cells, are associated with the chloroplast and they perform photorespiration. तो याद रखना है, peroxisomes एनिमल सेल में काम है डिटॉक्सिफिकेशन, प्लांट सेल में काम है फोटोरेस्पिरेशन. अब फोटोरेस्पिरेशन का यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है, कैसे फोटोरेस्पिरेशन होता है, राइट. ये आप पढ़ने वाले हो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, राइट. अभी के लिए थोड़ा बस समझना है, राइट. इन केस समझ में नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, राइट. इसको हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, राइट. सो यहाँ पर ये फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है देखते हैं. पेरोक्सीसोम्स पिक अप ग्लाइकोलेट. ग्लाइकोलेट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट जो है वो पिकअप करेगा पेरोक्सीसोम्स which is oxidized. Oxidized मतलब addition of oxygen with the help of oxygen to produce glyoxalate. तो ग्लाइकोलेट से क्या बन रहा है? ग्लायोक्सालेट, राइट. मतलब इस ग्लाइकोलेट के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, इस वजह से ये क्या बन गया? ग्लायोक्सालेट. अगेन ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है. अब the later is changed. ग्लायोक्सालेट जो है it will get changed into amino acid glycine. तो ये जो ग्लायोक्सालेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइसिन, which is a amino acid made up of 2 carbon. I repeat, glycine is an amino acid made up of 2 carbon which condenses to produce serine and carbon dioxide. Serine is a 3 carbon compound or you can say 3 carbon amino acid. तो ये भी एक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन भी, और सेरिन भी क्या है? एक अमीनो एसिड है, राइट. तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि कैसे पेरोक्सीसोम्स प्लांट सेल में काम कर रहा है और कैसे एनिमल सेल में. एनिमल सेल में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा इन द लिवर सेल, राइट. और प्लांट्स में इसका काम क्या है? फोटो रेस्पिरेशन. अब यहाँ पर ये फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल दी हुई है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है अभी के लिए, ये याद नहीं करना है, बट फ्यूचर में याद रखना है जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे, राइट. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पेरोक्सीसोम्स है, इसमें ग्लाइकोलेट है, ग्लायोक्सालेट हो रहा है, फिर ग्लाइसिन हो रहा है, ग्लाइसिन से सेरिन बन रहा है, राइट.
तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पर CO2 भी निकलते हुए आपको दिखेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, राइट। इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है। फंक्शंस के बारे में आगे बढ़ लेते हैं। अनयूजुअल सब्सटेंसेस और जीनोबायोटिक्स, अनयूजुअल सब्सटेंस और जीनोबायोटिक्स लाइक डी अमीनो एसिड, अल्केन, ये अनयूजुअल सब्सटेंसेस हैं, नॉर्मली सेल में नहीं होते हैं, बट जब आ जाएंगे तो इनको भी ब्रेक डाउन कौन करेगा, पेरोक्सीसोम्स, बिकॉज जो नॉर्मल एंजाइम्स है वो इसको मेटाबोलाइज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये भी काम कौन करेगा, पेरोक्सीसोम्स। तो याद रखना है अनयूजुअल सब्सटेंसेस को भी कौन ब्रेक डाउन करता है, पेरोक्सीसोम्स। उसके बाद यूरिएट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड आप सभी को पता है आरएनए और डीएनए इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। सो याद रखना है यहाँ पर कि जब भी यूरिएट प्रोड्यूस होता है by catabolism of nucleic acid and some proteins are changed into allotine inside the peroxisomes. allotine याद रखना है कहां बनेगा, peroxisomes में, यूरिएट कहां बनेगा, in the peroxisomes. Next, long chain example, prostaglandins. Prostaglandins are what? They are lipids which have a function of hormones, right? So prostaglandin, right, या फिर branch chain fatty acid are initially broken down by peroxisomes. So fatty acid ये एक सब्सटेंस होता है लिपिड का, राइट। तो याद रखना है लिपिड को अगर ब्रेक डाउन करना है या फिर फैटी एसिड को ही ब्रेक डाउन करना है तो वो भी कौन काम करता है, peroxisomes. Initial breakdown of fatty acid is done by peroxisomes. So this was about students peroxisomes. Next है glyoxysomes, right? पेरोक्सीसोम्स का काम क्या है, पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस, पेरोक्साइड बनाना, फिर उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। तो इसको याद रखना है। अब ग्लायोक्सीसोम्स का काम क्या है आगे देख लेते हैं, राइट। यहाँ पर ऑक्सी आप सबको समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन से ही यहाँ पर रिलेशन दिखाई देगा। दे कंटेन एंजाइम्स फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, राइट। पेरोक्सीसोम्स में एंजाइम्स थे किसके लिए, पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर इन केस ऑफ ग्लायोक्सीसोम्स यहाँ पर भी एंजाइम्स हैं फॉर दी beta oxidation of the fatty acid and glycolate pathway. अब यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। ग्लूकोज के केस में एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में आपने सुना होगा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर पायरुविक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, राइट, with the help of link reaction, right। ये रेस्पिरेशन का चैप्टर है उसमें पढ़ोगे और आगे आपने ये अपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल। तो इनका काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस ATP, राइट। सो ग्लायोक्सीसोम्स भी क्या करता है, ATP प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, बट यहाँ पर सबस्ट्रेट अलग होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होगा, फैटी एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया जब भी काम करता है तो वो क्या यूज करता है, सबस्ट्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट ग्लायोक्सीसोम्स किसको ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड को, राइट। तो बीटा ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फैटी एसिड इज गोइंग टू गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, और वो एसिटाइल CoA कहां जाएगा, ग्लायोक्सैलेट पाथवे में। अब ग्लायोक्सीसोम्स याद रखना है, दे हैव बीन रिकॉर्डेड ओनली इन दी प्लांट सेल। तो glyoxysomes are found only in the plant cells and very common in the germinating oil seeds. Oil seed मतलब उसमें लिपिड होगा, और मैंने बताया लिपिड किससे बन रहा है, फैटी एसिड से, राइट, एंड अल्कोहल से। याद रखना है फैटी एसिड से बनता है और अल्कोहल, अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। तो ये दो मॉलिक्यूल से क्या बनता है, लिपिड्स। तो याद रखना है कि जो जर्मिनेटिंग ऑयल सीड, ऑयल इज नथिंग बट अ लिपिड, तो इस लिपिड में या ये जो ऑयल जर्मिनेटिंग ऑयल सीड है इनमें आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा glyoxysomes. Also they are found in some fungus. Again glyoxysomes have a single covering membrane and an enzyme rich matrix. So ये बात ऑलरेडी हमको पता है। So स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको glyoxysomes दिख रहा है, राइट। सो नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फैटी एसिड इनटू एसिटाइल CoA which is metabolized by glyoxylate cycle to produce carbohydrates. So acetyl CoA जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कार्बोहाइड्रेट में, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट बन गया, उसके बाद क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। सो ये भी कहीं ना कहीं फैटी एसिड से क्या प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, एनर्जी, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर बिलीव टू बी चेंज्ड इनटू पेरोक्सिसोम्स, राइट। सो ये भी याद रखना है कि जैसे इनका जर्मिनेटिंग सीड में फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब जो जो मैच्योर सीड है या जो मैच्योर प्लांट है उनमें आप ग्लाइऑक्सिसोम्स को काफी कम देखोगे, बिकॉज दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, दे रीअपियर इन सेनेसेंट प्लांट टिश्यू। व्हाट इज सेनेसेंट, ठीक है, ऐसे सेल्स टिश्यूज जिनका ग्रोथ और डिवीजन एकदम लॉस हो चुका है या बंद हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेनेसेंट, ठीक है। So what is senescent? The cells which are not able to grow or divide, right? They have lost their ability to grow and divide. उसको क्या बोलेंगे, senescent. So they reappear in the senescent plant tissue for degradation of the lipids. So अब वो खत्म हो रहे हैं cells tissue, तो उनमें जो भी lipids होगा उनको सबको ये ग्लाइऑक्सोम्स क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, and mobilization of degraded products. So mobilization of the degradations products. So this was students about glyoxysomes. इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम्स, पेरियोसोम्स, 3 माइक्रो बॉडीज हैं, इनको याद रखना है और जितना मैंने बताया उतना याद होगा। So that is enough for the NEET, right? Next बहुत ही important topic है students, ribosomes also called Palade particle. Palade particle is on the name of the scientist जॉर्ज पेलाडे, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। सो डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नेकेड राइबोन्यूक्लियोप्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, राइट। ये नेकेड मतलब दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, नेकेड मतलब क्या होगा, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स क्यों बोला है, राइट। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब स्टूडेंट्स याद रखना है, राइबोसोम 2 कंपोनेंट से बनता है, आरआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, आपने सुना होगा, दूसरा है प्रोटीन, राइट। तो 2 चीजों से बनती है राइबोसोम की पार्टिकल्स, पहली है राइबोसोमल आरएनए और दूसरी है द प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स भी बोल सकते हो आप उसको, तो इसलिए इसको पूरा दिया हुआ है नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड ना, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। सो यहाँ पर वही बताया हुआ है, इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल, पार्टिकल इज नथिंग बट ग्रेन्यूल्स, प्रोटोप्लाज्मिक बोला है बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी मिल जाएगा एज वेल एज इन दी साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली दिखाई देगा, राइट। सो याद रखना है, राइबोसोम्स आर व्हाट, नेकेड, दैट मींस विदाउट एनी मेम्ब्रेन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, शॉर्टली एब्रिवेटेड एज आरएनपी। लेंथ क्या है, विद अ लेंथ ऑफ 200 to 340 एंगस्ट्रॉम and diameter of 170 to 240 angstrom. अब राइबोसोम का काम क्या है, which function as the site for protein और polypeptide synthesis. मेजर जो राइबोसोम का स्टूडेंट्स काम है वो कहाँ है, इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स और द पॉलीपेप्टाइड। राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे। आगे बढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट्स, लार्ज many ribosomes occur in a cell, right? Many ribosomes occur in a cell. एग्जाम्पल दिया हुआ है, a single cell of E. coli, E. coli एक बैक्टीरिया है, उसके सिंगल सेल में 20 to 30,000 राइबोसोम्स होते हैं। सो इमेजिन करो एक छोटे से सेल में, राइट, उस छोटे से सेल में आपको क्या दिखाई देगा, 20 to 30,000 राइबोसोम्स। ये प्रोकैरियोट की बात है। यूकैरियोट में क्या है, इन यूकैरियोट सेल देयर नंबर इज सेवरल टाइम्स मोर, 2, 4, 6 गुना ज्यादा पाया जाएगा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स आर नोन एज व्हाट, प्रोटीन फैक्ट्रीज, जिसको याद रखना है। दे आर सबस्फेरिकल इन आउटलाइन एंड हैव नो कवरिंग मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया नेकेड है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स, राइट। 2 अनइक्वल सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट दिख रहा है आपको, राइट, और ये दूसरा सब यूनिट दिख रहा है। लार्ज सब यूनिट, लार्ज मतलब इसका जो साइज है वो बड़ा है,
और ये जो छोटा वाला है इसका साइज छोटा है, इसीलिए बोला है इसको स्मॉल सब यूनिट। तो याद रखना है ये जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, द लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो है उसका शेप कैसा है, इट इज डोम शेप। डोम शेप दिख रहा है आपको, हेमी स्पेरिकल, राइट, हाफ स्पेरिकल दिखाई देगा। एंड स्मॉलर जो है सब यूनिट वो कैसा है, ओवॉइड। ओवॉइड इज नथिंग बट इन द शेप ऑफ एग, एग के शेप में दिखाई देगा आपको। सो ये दोनों याद रखना है। राइबोसोम याद रखना है दो चीजों से बन रहा है यहाँ पर, एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। दोनों को मिला दोगे दिस विल मेक द राइबोसोम। ये अलग अलग होते हैं साइटोप्लाज्म में, बट जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है तो ये एक साथ जुड़ जाते हैं। कौन, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम मैं बता देता हूं यहाँ पर। yes, so the large subunit has a protuberance, a ridge and a stalk, right? so ये आपको protuberance दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना ये क्या है, protuberance है। ridge मतलब ऐसी जगह जहां पर दो सेगमेंट आकर मीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्टॉक है, ये क्या है, स्टॉक है, ये क्या है, प्रोट्यूबरेंस है, और ये दोनों एक जगह पे आकर मीट हो रहे हैं। इस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिज। ठीक है, फिर स्मॉल सब यूनिट में देखो क्या दिया है, द स्मॉल सब यूनिट विच इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द लार्ज सब यूनिट, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, पोजेस अ प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, राइट, ये प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब क्या होगा, ओपनिंग, प्लेटफॉर्म क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब ओपनिंग, ये ओपनिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये वाली रीजन क्या है, ये ओपनिंग है। हेड है, राइट, ये हेड आपको दिखाई देगा, ये वाला जो है ये हेड है। और क्या दिखाई देगा, हेड एंड बेस, तो ये बेस हो गया, ये अपने नीचे का क्या है, बेस। तो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, लार्ज सब यूनिट में क्या है, प्रोट्यूबरेंस, रिज एंड द स्टॉक, राइट। और जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें क्या क्या है, प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड एंड बेस। अब यहाँ पर दिया हुआ है द स्मॉल सब यूनिट फिट्स ओवर द लार्ज वन एट वन एंड लाइक अ कैप। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये जब इसके ऊपर ये आके ऐसे अटैच होगा तो कैसे लगेगा, इट इज लाइक अ कैप। इस केस में आपको दिख रहा है, राइट, इस केस में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाला पार्ट देखो, राइट, EPS ये सब आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज इन द 12th स्टैंडर्ड, वो आपका 12th का सिलेबस है, तो हम वो तब पढ़ेंगे। सो ई साइड पी साइड ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए याद रखना है कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो फिट होता है ओवर द लार्ज वन एट वन एंड लाइक अ कैप। अब इनको फिटिंग का काम, फिटिंग का काम ये जो है ना, ये फिट हो रहे हैं, सो ये फिटिंग का काम कौन करता है, Mg2+, मैग्नीशियम आयंस याद रखना है। मैग्नीशियम आयंस जो है ये क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं लार्ज सब यूनिट का, किससे, स्मॉल सब यूनिट से। और याद रखना है कि ये कब ज्वाइन होंगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट, अब राइबोसोम्स मे बी अकर इन रोजेट और हेलिकल ग्रुप, राइट, वो एक साथ एक के पीछे एक अरेंज होंगे, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब राइबोसोम एक ही mRNA पर राइबोसोम बार बार अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। ये पॉलीराइबोसोम का कंडीशन कब आता है, जब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है, when a number of copies of the same polypeptide are required, एक ही टाइप के बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पर ये कंडीशन पॉलीराइबोसोम्स का दिखाई देगा। इस डायग्राम में देखो, राइट, इस डायग्राम में ये आपको लार्ज सब यूनिट दिख रहा है और ये स्मॉल सब यूनिट, दोनों एंड पर देखो, यहाँ पर ये एक mRNA है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 3' to 5' दिया है ये एक mRNA है। इस mRNA पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, बहुत सारे हैं इसीलिए बोला है पॉली। पॉली मींस व्हाट, मेनी। सो मेनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन mRNA, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस कंडीशन नोन एज पॉलीराइबोसोम्स। और ये कब होता है, जब हमको एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड ज्यादा अमाउंट में बनाना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राइबोसोम अकर इन ऑल द लिविंग सेल विद द एक्सेप्शन ऑफ द मैमेलियन आरबीसीज, सिर्फ मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है। और याद रखें ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में भी होता है, बिकॉज ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, नेकेड स्ट्रक्चर है, तो इसको याद रखना है। राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज, हर एक टाइप के सेल्स में पाए जाएंगे।
दो टाइप का राइबोसोम है, एक है साइटोप्लाज्मिक, दूसरा है ऑर्गेनल। दो टाइप मतलब बेस्ड ऑन दी अकरेंस के हिसाब से दो टाइप का राइबोसोम है। एक ऐसा राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में होगा, राइट, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम कहाँ होंगे, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, तो उनको हम बोलेंगे व्हाट, देयर अलग अलग उनके जो ऑर्गेनल है उनके नाम पर होगा राइबोसोम का नाम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है तो बोलेंगे माइटोराइबोसोम्स, राइट। प्लास्टिड्स में राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे प्लास्टिडो राइबोसोम्स, राइट। सो इस तरीके से नाम है। द ऑर्गेनल राइबोसोम्स आर फाउंड इन, देखो ऑर्गेनल की बात की है, फाउंड इन प्लास्टिड्स नोन एज प्लास्टिडो राइबोसोम, मैंने बता दिया अभी आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है राइबोसोम तो उस राइबोसोम को क्या बोलेंगे, माइटोराइबोसोम्स। अब साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स में रिमेन फ्री इन दी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फ्रीली वो मूव कर सकता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। और उसके अलावा और कहां प्रेजेंट होगा, अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, अब याद रखना है जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जनरली क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। कौन से टाइप के प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मतलब जो हमारे फिनोटाइप को या जो हमारे जो स्ट्रक्चर है उनको क्या करते हैं, अपीयरेंस लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे, अपीयरेंस में। जैसे मायोसिन हमारे मसल में, तो ये मसल मेरा क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ मायोसिन। हेयर क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कैरेटीन, राइट। सो याद रखना है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। ओके, और उसके बाद जो कि ईआर जो बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स बनाएगा, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्या अटैच है, राइबोसोम्स। तो ये जो प्रोटीन्स बनाएगा ये किसमें जनरली कन्वर्ट होता है, एंजाइम्स में। कहां जाकर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाकर। प्रोकैरियोटिक सेल हैव ओनली दी फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, क्योंकि उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। तो याद रखना है प्रोकैरियोट में सिर्फ कौन से टाइप का राइबोसोम होगा, साइटोप्लाज्मिक। यूकैरियोट में कौन से टाइप का राइबोसोम होगा, दोनों, साइटोप्लाज्मिक एज वेल एज दी ऑर्गेनल। ऑर्गेनल में कौन से ऑर्गेनल में पाया जाता है, जनरली इन प्लास्टिड्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ द राइबोसोम्स। द साइज ऑफ द राइबोसोम इज डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट in the centrifuge which is measured as the Schwarzschild unit called S। इसको याद रखना है, साइज जो है it is determined based on the sedimentation, सेटल होने की प्रॉपर्टी, राइट। किसमें, in the centrifuge machine, centrifuge nothing but like a mixer grinder, राइट। और याद रखना है इसका यूनिट क्या है, Schwarzschild यूनिट S। साइज को किसमें हम डिनोट करते हैं इन केस ऑफ राइबोसोम्स, Schwarzschild यूनिट, जिसको बोलते हैं S। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऑफ यूकैरियोट्स आर ATS। S मतलब याद रखना है Schwarzschild यूनिट। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, दो टाइप के राइबोसोम देखे हमने, साइटोप्लाज्मिक, ऑर्गेनल। तो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो क्या है, ATS इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में याद रखना है जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो क्या होता है, ATS। प्रोकैरियोट्स कितना होता है, 70S। S is what, Schwarzschild unit which is for sedimentation coefficient, right। ऑर्गेनल राइबोसोम्स आर आल्सो 70S। तो याद रखना है साइटोप्लाज्मिक of eukaryote, cytoplasm of eukaryote has ATS ribosome, okay, and the prokaryotic cytoplasm and the cell organelles of the eukaryote, इनमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम है, प्लास्टिड में 70S राइबोसोम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द टू, ये ध्यान से सुनना है, द टू सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम्स आर 60S and 40S। 60S 40S, 60S मींस द लार्ज सब यूनिट। देखो राइबोसोम के दो सब यूनिट हमने पढ़े हैं, लार्ज, स्मॉल, राइट।
तो लार्ज सब यूनिट इन केस ऑफ एटीएस राइबोसोम एक राइबोसोम है जिनका दो सब यूनिट है, एक है लार्ज दूसरा है स्मॉल। लार्ज वाला क्या है 60s, स्मॉल वाला क्या है 40s, राइट। 60 प्लस 40 तो 100 होता है, बट 80 कैसे है, बिकॉज वो ओवरलैप कर रहे हैं। ये जब भी बाइंड होंगे ना तो ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, कोएफिशिएंट 80 नॉट 100, राइट। सो याद रखना है इसको कि एटीएस जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में है यूकैरियोट्स के, और ये एटीएस जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, द लार्ज सब यूनिट नोन एज 60s, द स्मॉल सब यूनिट नोन एज 40s, while 70s राइबोसोम has 50s and 30s। 70s जो राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में है और सेल ऑर्गेनल्स में है, वो दो सब यूनिट से बना है, जैसे कि एटीएस बना है। पहला सब यूनिट है लार्ज, राइट, जो कि है 50s का, और दूसरा है स्मॉल सब यूनिट जो कि है 30s का। सेम केस है यहाँ पर 50 प्लस 30 80 होता है, बट 70 दिया हुआ है, राइट। तो अगेन यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग। एटीएस किससे बन रहा है 60 प्लस 40, 70s किससे बन रहा है 50 प्लस 30। सो यहाँ पर देख लेना, एटीएस राइबोसोम आर 60s एंड 40s। एटीएस मतलब लार्ज, 40s मतलब स्मॉल। 70s में भी सेम है, 50s मतलब लार्ज, 30s मतलब स्मॉल सब यूनिट, राइट। एंड द टनल प्रेजेंट है अकरिंग बिटवीन द टू सब यूनिट फॉर पैसेज ऑफ एमआरएनए, ताकि वहां पर क्या आकर अटैच हो सके या पास हो सके एमआरएनए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। occurrence ATS ribosomes are synthesized inside the nucleolus। न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ATS राइबोसोम आमतौर पर कहां सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस में। बट दे डू नॉट बिकम फंक्शनल इनटू इनसाइड द न्यूक्लियोलस, वहां पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। Their subunit comes out of the nucleus and become operational in the cytoplasm। तो बनता एटीएस वाला न्यूक्लियस में है, बट वहां पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जब वो साइटोप्लाज्म में आता है तो वहां पर वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट। 70s राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट आर फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म, राइट। वहां पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो न्यूक्लियस भी नहीं है वहां पर, है ना। तो याद रखना है इसको। while those of semi autonomous cell organelle, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कौन से हैं, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। डीएनए राइबोसोम है तो प्रोटीन्स भी बनेंगे, तो तीनों चीज होगी, डीएनए राइबोसोम प्रोटीन्स। तो ये जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनमें जो राइबोसोम है वो कहां बनता है, मैट्रिक्स में। तो याद रखना है एटीएस राइबोसोम कहां बनता है, न्यूक्लियस। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट वाला साइटोप्लाज्म में, सेल ऑर्गेनल वाला उनके मैट्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया, केमिकली राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्रोटीन्स एंड आरआरएनए। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। अब यहाँ पर कुछ अमाउंट के बारे में बताया। मोर आरआरएनए इज प्रेजेंट इन 70s राइबोसोम एज कंपेयर टू प्रोटीन। सो 70s में आरआरएनए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। यहाँ पर रेशियो दिया है 60 to 65% क्या होगा आरआरएनए, और 35 to 40% क्या होगा प्रोटीन्स इन केस ऑफ 70s। और 80s में पूरा उल्टा हो जाता है, 40 to 44% आरआरएनए होता है और 56 to 60% प्रोटीन्स, राइट। तो याद रखना है 70s राइबोसोम में ज्यादा आरआरएनए होता है, 80s राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर 40s सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम। 40s सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम मतलब जो एटीएस राइबोसोम है उसका छोटा जो सब यूनिट है उसके बारे में बताया। वो क्या, उसके पास क्या क्या है, इट कंटेन्स 33 प्रोटीन्स। राइबोसोम दो चीज से बन रहा है, मान रहे हो, आरआरएनए एंड द प्रोटीन। तो यहाँ पर जो एटीएस वाला है, यूकैरियोटिक वाला जो राइबोसोम है, उसका जो छोटा सब यूनिट है 40s, उसमें कितने प्रोटीन्स हैं, 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल and a single 18s rRNA। क्या है, सिंगल 18s, S again Swedberg unit। next 30s सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम। अगेन 70s राइबोसोम के छोटे सब यूनिट की बात की गई है, राइट। इट पोजेसेस 21 प्रोटीन। यहाँ पर देखो, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो राइबोसोम है वो किससे बन रहा है, प्रोटीन्स एंड आरआरएनए। तो यहाँ पर हम यही दिखा रहे हैं कि जो राइबोसोम के सब यूनिट है वो भी किससे बन रहे हैं, प्रोटीन्स एंड आरआरएनए। बट
कितने नंबर में कितने हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं हम। सो 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट है 30s सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम में एंड 16s rRNA, राइट। तो 21 नंबर प्रोटीन्स है और 16s क्या है, rRNA। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट्स 68 सब यूनिट्स। अब हम लार्ज सब यूनिट की बात कर रहे हैं ऑफ 80s राइबोसोम। सो 60s सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम हैज 50 प्रोटीन्स। ये देखो ये किससे कितने से बन रहा है, 33 प्रोटीन्स। 80s का स्मॉल सब यूनिट कितने प्रोटीन से बन रहा है, 33, और लार्ज कितने से बन रहा है, 50, राइट। एंड 3 टाइप्स ऑफ rRNA, 28s, 5.8s एंड 5s, राइट। 40s सब यूनिट जो है राइबोसोम का, उसमें एक ही क्या था, rRNA, जो कि 18s का था। और जो लार्ज सब यूनिट है 80s का, उसमें क्या है, 3 टाइप है, 28s, 5.8s एंड 5s। और जो 50 सब यूनिट है, 50s सब यूनिट है 70s राइबोसोम का, उसके अंदर क्या है, 32 प्रोटीन्स है। जो उसका स्मॉल सब यूनिट है 30 सब यूनिट वाला, उसमें कितने हैं, 21। और 2 टाइप के rRNA है, 23s एंड 5s, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिखाई देगा, राइट। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट दोनों ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। फंक्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल फंक्शन आप सभी को पता है। पहला फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स आर दी साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस। ये यूनिवर्सल फंक्शन है, राइट। बहुत ही सिंपल फंक्शन याद रखने के लिए। फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। सिंथेसाइज क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे मैंने बताया मायोसिन मसल में प्रेजेंट है, राइट। मसल क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ मायोसिन। तो याद रखना है जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो जनरली क्या सिंथेसाइज करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स and enzymatic proteins of for use inside the cell while the attached ribosome synthesize proteins for transport। तो याद रखना है इसको कि जो सेल है, सेल के अंदर वहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दिखेंगे, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स दिखेंगे, राइट। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ब्रॉडली 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा होता है फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन मतलब एंजाइम्स। नेक्स्ट क्या है, दे कंटेन rRNA, राइट। राइबोसोम 2 चीजों से बन रहा है, प्रोटीन, rRNA। तो ये जो rRNA है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अटैचिंग पॉइंट ऑफ mRNA एंड tRNA। तो ये राइबोसोम्स पर ये mRNA या tRNA आकर अटैच क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दी rRNA। इसका जो स्टूडेंट्स डिटेल में जो फंक्शन है या वर्क कैसे करता है वो आपको मे बी हम बायोमोलिक्यूल्स में इसको पढ़ लेंगे, राइट। 12th तक नहीं जाएंगे तो टाइप्स ऑफ आरएनए जब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो वहां पर हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड, जो नया प्रोटीन का एक चेन बन गया है, राइट, इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। तो ये जो राइबोसोम है ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसको अपने अंदर छुपा लेता है, राइट, ताकि उसको जो साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स है उसको मार ना सके। मारेंगे क्यों, बिकॉज ये नई चीज बन रही है ना। तो साइटोप्लाज्म के जो एंजाइम्स है उनको क्या लगेगा, ये कुछ ऐसी चीज है जो डेंजरस है, जो सेल को हार्म कर सकती है, तो उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए, मारा ना जाए उस नए पॉलीपेप्टाइड को, तो वहां पर भी किसका काम होता है, राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम बाय एनक्लोजिंग इट इन अ ग्रूव ऑफ लार्ज सबयूनिट। वहां पर आपको एक ग्रूव दिख रहा था, राइट, जहां पर प्रोट्यूबरेंस आकर स्टॉक से मिल रहा था, रिज। तो वहां पर आकर वो क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा छुप जाएगा ऑफ राइबोसोम टिल इट अटेन्स इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो जब तक अपने एक और रूप में सेकेंडरी फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक वो वहीं पर छुपा रहता है, ताकि जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है उसको मार ना सके, राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये mRNA दिख रहा है, ये आपको tRNA दिख रहा है, ये mRNA है, ये tRNA, और ये अमीनो एसिड की चेन है जो कि एक प्रोटीन है मॉलिक्यूल, राइट। सो ये एक प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, राइट। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का। और एक और बात मैं बता दूं, तो जनरली राइबोसोम का काम कहाँ होता है, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस
ऑफ मेकिंग प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। प्रोटीन बनाने का एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन, आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो जनरली जो राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन में काम में आएगा, ठीक है। सो इतना याद रखना है आप लोगों को। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, राइट। हमने काफी कुछ आज किया, राइट। माइक्रो बॉडीज डिस्कस किया, राइबोसोम्स डिस्कवर किया। याद रखना है साइंटिस्ट के नाम, राइबोसोम के सब यूनिट याद रखना है, सब यूनिट के अंदर वो कितने प्रोटीन्स कितने टाइप के आरएनए से बन रहे हैं ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।